अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो, तुम हमारी आवाज सुन रही हो तो हाजिर हो। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह, तुम हमारी आवाज सुन रही हो तो हाजिर हो। हे अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो, तुम हमारी आवाज सुन रही हो तो हाजिर हो। अब सब अपनी अपनी शहादत की उंगलियां इस पे रखें और हम देखते हैं कि रूह आई या नहीं आई। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो, तुम हमारी आवाज सुन रही हो तो हाजिर हो। कोई इसका मतलब अच्छी रूह यहाँ मौजूद नहीं है। कोई कातिल, कोई बदरू, कोई ऐसी रूह आ जाए यहाँ पे जिसको फांसी लगी हो, वही आ जाए। चलो सब दोबारा से बोलते हैं। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो, तुम हमारी आवाज सुन रही हो तो हाजिर हो। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो। इसे तुम हिला रहे हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं हिलाया। तुमने लाया इसको? नहीं नहीं, मैंने भी नहीं लाया। ये अपने आप वहाँ जा रहा है। अरे मैंने नहीं मैं लाया। देखती हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। देखो कल टाइम मुझे मिलता है, मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊं। ये अपने आप अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। देखो जरा ये लाइट कैसे चली गई इस बार? आवाज सुन रही हो तो हाजिर हो। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो। महल्ले में तो सबकी लाइट आ रही है। भैया भाभी, अरे भैया भाभी, ये लाइट क्यों चली गई? ये क्या हो गया? वो भाभी मेरे कमरे में ना अलमारी खुद ही खुद हिल रही है पूरी, यूं यूं बेड भी हिल रहा है, चीजें हिल रही है, अजीब अजीब आवाजें आ रही है। क्या कह रही हो तुम भी यहीं बैठ जाओ। ये अपने आप वहाँ जा रहा है। ये तो खुद हिल रहा है यार। ये क्या हो गया? ये हवा कैसी चल रही है? हवा तेज चलने से। ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? रूह आ गई है। कुछ करो। कैंडल भी अपने आप बुझ गई। ये क्या हो रहा है यार? ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखो रूह कमरे में आ चुकी है, यहाँ से वापसी नहीं जाएगी। अब हमको इस अमल को पूरा करना होगा। वापसी बैठो, नहीं तो अगर रुक गई तो कोई नहीं भगा सकता उसको इधर से। बैठो इस अमल को पूरा करो। रखो। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह, तुम हमारी बात सुन रही हो तो हमें तंग मत करना। ए अर्ज़ो समा में मौजूद रूह हो, तुम इस कमरे में मौजूद हो तो यहाँ से चली जाओ। अगर रूह इस कमरे में मौजूद है तो अपने होने की अलामत को जाहिर करे। तुम मर्द हो या औरत? ये तो तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम अच्छी रूह हो। ये गंदी रूह। तुम कोई मुजरिम थे? हाँ ये कोई मुजरिम है। तुम हमारे पास रुकोगे? क्या स्टूपिड गेम खेलते रहते हो तुम? सब निकलो यहाँ से मेरे रूम से। ओ मेरे खुदा, ये तुमने क्या किया? तुमको नहीं मालूम रूह अब यहाँ से नहीं जाएगी। कोई नहीं है यहाँ पे रूह, और तुम भी इन बच्चों के साथ मिलकर बच्चे हो जाते हो। कोई स्टूपिड गेम है ये खेलेगा? निकलो यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो। नुमान भाई आपने बहुत गलत किया है। ये आपके साथ साथ हम सबके लिए नुकसान होगी। मैं देख लूंगा, नुकसान मुझे बचेगा ना। निकलो बाहर यहाँ से। निकलो, तुम भी निकलो। इसको देखो, रू 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 रू। अरे सुनते हो, वो जो तुम्हारी अम्मा ने आम का पेड़ लगाया था ना, रात को मैं खिड़की में खड़ी हुई थी तो वहां से मैंने इतना बड़ा अक्स देखा और जैसे ही मैंने देखा गायब हो गया। अरे और तो और मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था कि कहीं तुम डर ना जाओ। परसों रात को जब तुम सो रही थी ना, तो खिड़की में से एक परिंदा मैंने देखा तुम्हारे सिरहाने आकर बैठा। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा वो एकदम गायब हो गया। अरे ये आवाज कैसी है? आलतू जलालतू आई भला को डालतू, आलतू जलालतू आई भला को डालतू, आलतू जलालतू। अस्मा इस घर में क्या हो रहा है? भाई वो मैं मुंह धो रही थी, बाथरूम का वाल खुद ही खुद फट गया। कभी नलों में काला पानी आना शुरू हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। भाई मुझे तो लगता है इस घर में कोई जिन भूत है, कुछ चुड़ैले उड़ैले हैं। भाई कुछ करवा लो। मैं कहती थी भाभी को समझा लो, ये अपने बच्चों को समझाए जो आए दिन चंडाल चौकड़ी जमा के बैठ रहे थे। भूतों को बुलाना है, चुड़ैलों को बुलाना है, ये सब उन्हीं का किया धरा है।
हमें भूत चुड़ैले बना देंगे वो। अरे मैं क्या समझाऊं इसे, 24 घंटे तो बच्चों के पास रुएं बुलाने का सामान बिखरा पड़ा रहता है। अरे ये सब तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी बहन आई है ना, इनकी वजह से रुएं आई है। अरे खबरदार, जो मेरी बेवा बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा। भाई मेरी अलमारी में 3000 में रखे थे, वो कहाँ चले गए? अचानक गायब हो गए। अरे हमें क्या जरूरत है तुम्हारी अलमारी में घुसने की? अरे मैं तो तुम्हारे कमरे की सफाई भी नहीं करवाती मासी से। और तू अपने 3000 को रो रहा है। अबे मैं तो 25-30 हजार के फटके में आ गया। कल खड़े खड़े मेरी गाड़ी के चारों टायर फट गए। अरे भाई तुम मेरी बात सुन लो, इस घर में भूत और चुड़ैले बदरूहें आ चुकी हैं। तुम मेरी बात मानो, इनका वजूद है और तुम किसी ना किसी आमिल को बुला लो, वरना तुम्हारे बच्चे हमें भूत बना देंगे। भाई 21वीं सदी में हम लोग गैर साइंसी बातें मत करें। चुप कर, गैर साइंसी बातें का बच्चा आया बड़ा अंग्रेज। तुझे पता नहीं है भाई, वो अपनी पड़ोसन खाला नहीं थी, उसकी बेटी के ऊपर चुड़ैलें आ गई थी ना, कमबख्तों ने उसकी जान लेकर ही छोड़ी। फिर तुम भी किसी आमिल को बुलाओ और इसका तोड़ करवाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे 3000 रुपए चाहिए बस। आइए आइए बाबा, आइए आइए बाबा, आइए। अच्छा, तो इस घर में बदरूहें भी बुलाई जाती हैं। मैंने कहा था ना, इस पूरे घर को बदरूओं ने घेर लिया है। हाँ बाबा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? खुदा के लिए हमारी मदद करें बाबा। ये काम इतना आसान नहीं है बच्चा। इस काम के लिए मुझे पूरी 7 रात तक कब्रिस्तान में किसी पुरानी कब्र में बैठकर चिल्ला काटना होगा, और उसके लिए चमगादड़ का खून और शुतुरमुर्ग के अंडे भी चाहिए। लेकिन मैं ये सब चीजें कहाँ से लाऊंगा बाबा? इसकी तुम फिक्र मत करो, इसके लिए तुम्हें 30 से 35 हजार रुपए खर्चा करने होंगे। भाई पैसों का इंतजाम हो जाएगा, है ना? पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप हमारा काम कर दें, हमारी इनसे जान छुड़ा दें खुदा के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी तक पड़ा सो रहा है। नोमान, नोमान, ऑफिस को देर हो जाएगी, जल्दी उठ जाओ। नोमान, फिर नहीं कहना मैंने उठाया नहीं था। नोमान, 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 शुजात, रेशिंदा जल्दी आओ। ये नोमान को क्या हो गया? अरे जल्दी आओ, देखो इसमें क्या हो गया। क्या हो गया? क्यों अवेला मचा रही हो? क्या हो गया? मेरी तो एक आवाज पे हिलने लगता है, तो वैसे ही पड़ा हुआ है बेसुध। अरे हटो। नुमान, 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 कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। भैया डॉक्टर को बुलाओ ना, नब्ज़ें चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये? अब भैया देखो तुम। अरे अरे
ये तो मर चुका है। नहीं, अरे मेरा भाई मर चुका है। मेरा भाई। अरे तुम कैसे देखो ना, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। भैया मैं कहती थी ना, इस घर में बदरुओं का बसेरा है। देखो उन्होंने हमारे भाई की जान ले ली। अब हमारी बारी है। अरे तुम्हें कितनी दफा मना करा था ये बदरुओं का चक्कर ना लो। लेकिन सिंध पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के इब्तिदाई 6 माह के दौरान कराची में कत्ल की 970 वारदातें हुई। इस तरह कराची में कत्ल की यौमिया वारदातों की औसत 2.7 बनती है, जबकि साले रवा में जून तक रहजनी के 1115 केसेस रजिस्टर हुए। जी प्रोफेसर सिकंदर, कैसे आना हुआ? कोई हिस्ट्री की क्लासेस में मुझे भी तो नहीं एडमिशन दे रहे? दरअसल मैंने आपको इसलिए जहमत दी कि मैं अपने साबिक तालिब इल्म की पुरसरार मौत के सिलसिले में हाजिर हुआ। पुरसरार मौत? जी हाँ, नोमान मेरा बड़ा ज़हीन तालिब इल्म था। पास आउट करने के बाद भी मुझसे कांटेक्ट में रहता था। अच्छा भला नौजवान था, सेहतमंद था, कोई बीमारी भी नहीं थी उसे। लेकिन 3 दिन पहले उसकी अचानक मौत वाक़ई हो गई। और डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? कॉज ऑफ डेथ क्या है? डॉक्टर को तो उसके घर वालों ने बुलाया ही नहीं। दरअसल नोमान के घर वाले बड़े ज़ईफ़ुल एतक़ाद हैं। उनका कहना है कि नोमान की जान किसी बदरूह ने ली है। मैं उनके पास गया था बात करने कि आपका बच्चा अच्छा वाला सेहतमंद था, अचानक चला गया, आप लोगों को डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। तो मुझसे लड़ने लगे, बड़ी तल्ख़ कलामी की उन्होंने मुझसे कि आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, हम तो इन बातों पर यकीन रखते हैं। फिर मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब मैं आपके पास आया हूँ कि आप कुछ इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका स्टूडेंट तबई मौत नहीं मरा बल्कि उसे कत्ल किया गया है? देखिए ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा ना कॉज ऑफ डेथ क्या था। तफ्तीश तो शुरू हो कम से कम। हाँ ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब पुलिस को इन्वॉल्व करने के लिए काफ़ी देर हो गई है। अब तो तदफीन भी हो चुकी है ना। फिर भी एक रास्ता तो है, अदालत में नोमान की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए हम पिटिशन दायर कर सकते हैं। अस्मा भाभी, सुनती हो? ये जो घर में इतनी मक्खियां हैं, ये तुम्हें दिखाई नहीं देती? हाँ, बच्चों को वैसे तो तुमने तमीज दी नहीं, जिन भूत के चक्रों में लगा दिया। अरे ये थोड़ी सी अकल दे देती, नमक का पोछा लगा दें, ये मुसीबत तो खत्म हो जाए। जब से नोमान का इंतकाल हुआ घर में तो वीरानी सी छा गई। और मैंने तो सुना है जिस घर में इतनी मक्खियां हो उस घर में बदरूहें जरूर होती है। ये बदरू की सूरत में मक्खियां घूम रही है। पागल हो गया बुड्ढा प्रोफेसर। अरे क्या हो गया? कौन बुड्ढा पागल हो गया? अरे वही बुड्ढा प्रोफेसर सिकंदर, और कौन? वो जो पिछले दिनों हमारे घर में आकर उल्टी सीधी बातें कर गया था। मौसूफ ने अदालत में हमारे खिलाफ पिटिशन दायर करवा दी है। वो नोमान की कब्र कुशाई करवा के उसकी मौत का सबब मालूम करना चाहते हैं। अरे भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये इस बुड्ढे प्रोफेसर को हमारे नोमान की मौत से क्या ताल्लुक? वही तो, अगर कोर्ट जाना होता तो हम जाते, अगर हमारा भाई कत्ल हुआ होता तो। अरे ये बड़े सगे बनकर आ गए, जबकि सारी दुनिया ये बात जानती है कि हमारा घर आसेब ज़दा है, यहाँ रूहों का बसेरा है। लेकिन बस, और अदालत का नोटिस भी आ गया है, पेशी पे जाने हम सबको। अब कोई ढंग का वकील भी करना पड़ेगा। मैं अपने नोमान की कब्र कुशाई नहीं होने दूंगी, ये बहुत गुनाह है। भाई कान खोलकर सुन लो तुम ये बात, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अम्मा भी जब मरी थी, हाँ, तो ये नोमान इतना छोटा सा था, मैंने कितने लाडों से उसको पाला था, तो क्या हमें दुख नहीं है? हाँ, अब उसकी कब्र खुलवाएं और एक और घर में भूत जन्म ले ले। योर ऑनर, दरखास्त गुजार प्रोफेसर सिकंदर एक आउटसाइडर आदमी है। उसे इस बात का हक ही हासिल नहीं है कि वो अपने साबिक स्टूडेंट की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त दायर करे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मरहूम नोमान के अहले खाना का कहना है कि जिस वक्त नोमान को गुस्ल दिया गया उस वक्त उसके जिस्म पर
किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं था। योर ऑनर, जब अहले खाना को इस बात का यकीन है कि नुमान की मौत तबई थी, तो फिर ये प्रोफेसर साहब शकूक और शुबात पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? योर ऑनर, वकील साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वकील साहब, आपके क्लाइंट्स का तो ये दावा हरगिज नहीं कि नौमान की मौत तबई थी। योर ऑनर, इनके क्लाइंट्स का तो ये दावा है कि नौमान को किसी रूह ने कत्ल कर दिया। क्या इस मज़ह का खेज थ्योरी में आपका भी यकीन है? नहीं, मुझे इस थ्योरी पर कोई यकीन नहीं है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट चाहे कुछ भी समझे, लेकिन अचानक इंसान हार्ट फेलियर का शिकार भी हो सकता है। दिल का दौरा शदीद हो तो फौरन मौत वाक़ई हो सकती है, या फिर अचानक दिमाग की रग फट सकती है। योर ऑनर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनके क्लाइंट्स नौमान साहब के अहले खाना में से किसी ने भी इस बात की जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि नौमान की मौत का तयन करने के लिए नौमान का पोस्टमार्टम ही करा दिया जाता। योर ऑनर, एक सेहतमंद शख्स रात को सोता है और रातों रात वफात पा जाता है, और घर में से किसी को भी ना तशवीश होती है ना हैरत होती है। योर ऑनर, इस सूरत हाल को देखकर इस शुबे को तकवीयत मिलती है कि दाल में कुछ काला तो है। इसीलिए सर, अदालत से गुजारिश है कि मुद्दई की दरख्वास्त को कबूल करते हुए मरहूम नौमान की कब्र कुशाई का ऑर्डर दिया जाए ताकि मरहूम का पोस्टमार्टम किया जा सके। जज साहब, वकील साहिबा को रूहों और भूतों पे यकीन ना हो, इससे हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे साथ गुजरी है वो हम जानते हैं या अल्लाह जानता है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहें। परसों रात को जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मुझे अंधेरे में धक्का दिया है, जिससे मेरी टांग में शदीद चोट लगी। हम लोग रात भर सो नहीं सकते योर ऑनर। रातों को जब सोते में आंख खुलती है तो इतने बड़े बड़े हेवले नजर आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, बल्ब फट जाते हैं, अलमारियां हिलने लगती हैं जज साहब। और अगर इस मौके पर नौमान की कब्र की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो हमारे घर में रूहों का और बसेरा हो जाएगा, जो हमें किसी सूरत भी चैन लेने नहीं देंगी। खुदा के वास्ते हमें बर्बाद होने से बचा लें। मेरा तो जवान भाई मर गया, और मुझसे ज्यादा या मेरी बहन से ज्यादा इस दुख को कौन बर्दाश्त कर सकता है? ये प्रोफेसर साहब जो आज हमारे सगे बनकर, नौमान के सगे बनकर ये केस दायर करके यहाँ बैठे हुए हैं, ये करेंगे कभी भी नहीं। जो दर्द हमारे सीने में पल रहा है नौमान के जाने के बाद, वो हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। आपके बयान की रोशनी में मैं यही कहूंगा कि आप लोग शदीद ज़ईफ़ुल इत्क़ादी का शिकार हैं। बेहतर यही होगा कि आप किसी साइकाट्रिस्ट से रुजू करें। बहरहाल, एक सेहतमंद माशरे में एक फाल नौजवान की मौत बाइस तशवीश है, लिहाजा ये अदालत पिटिशनर सिकंदर की दरख्वास्त कबूल करते हुए मुल्ज़िम नौमान की खबर कुशाई का हुक्म देती है ताकि उसकी कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी तमाम तर रिपोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड फॉर 15 डेज। पोस्टमार्टम के 4 तरीक़ेकार हैं: फॉरेंसिक ऑटोप्सी, हॉस्पिटल ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। कत्ल की तफ्तीश में फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है, जिसमें मरने वाले की शनाख्त, मौत का सबब, वक्त, तरीक़ेकार और इस बात का तयन किया जाता है कि मौत किन हालात में वाक़ई हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खबरें हैं? मैम, नुमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पढ़ी है तुमने? जी मैम, नुमान की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फिर तो प्रोफेसर साहब का शक सही था, नुमान को वाकई में कत्ल किया गया। फिर आयुब साहब से बात करवाओ। ये लीजिए मैम, बेल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आयुब
साहब, कैसे हैं आप? नोमान की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे मिल गई है, गालिबन आपने भी पढ़ ली होगी। जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, अब ये तो वाज़ेह तौर पर कत्ल का केस बन चुका है। जी बिल्कुल। मैं अपने क्लाइंट प्रोफेसर सिकंदर को आपके पास भिजवा रही हूँ। आप उनकी मुद्दइयत में नोमान के कत्ल की FIR दर्ज करें, और बल्कि नोमान की फैमिली से आप सबसे पहले तफ्तीश शुरू करें। जी बहुत बेहतर मैडम। ठीक है। मेरे देवर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, कम से कम मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। वो तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का था। अरे नहीं आइयो साहब, नुमान मेरा छोटा भाई था और अपनी भाभी और बड़ी बहन का तो बहुत ही लाडला था। अरे उसका तो घर में किसी से झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? भाई भी हमारा मर गया और शक भी हम पर कर रहे हो। अरे तुम नहीं जानते, हमारे घर पर भूतों और रूहों का बसेरा है। अरे उसने ही हमारी भाई की जान ली है। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम्हारे घर पर भूत जिन होते तो तुम्हें पता होता कि ये सब क्या है। देखिए बीवी, ये रूह की थ्योरी अब नहीं चलेगी। नोमान का कातिल अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। सर ये मिला है। ये क्या? अरे ये तो निकाह नामा है। क्या नोमान शादीशुदा था? नुमान का निकाह नामा? अरे नहीं आइयो साहब, ये खबर तो खुद हमारे लिए एक सरप्राइज है। देखिए, इस निकाहनामे के मुताबिक 25 मई को नोमान का निकाह एक फरा अब्बास नामी खातून से होगा। अरे ये तो तुम्हारा कजन है ना मंसूर। अरे ये तो उसकी मंगेतर थी फरा अब्बास। नोमान का निकाह इससे नहीं हो सकता, यकीनन दाल में कुछ काला है। अच्छा तो ये बात है। अरे जिस दिन नोमान का इंतकाल हुआ है उस दिन भी तो वो मंसूर आया हुआ था, और जब मैं रात को सोने के लिए गई हूँ 12 बजे तो वो वहीं बैठा हुआ था। अरे मंसूर कमबख्त, तूने मेरे जवान भाई की जान ले ली। इश्क में तो इतना अंधा हो गया था, तूने हमारे घर का चिराग बुझा दिया। तुझे तो मैंने अपने छोटे भाइयों की तरह समझा, जवान भाई अपनी औलाद की तरह समझा। ये तूने क्या किया? ये बताइए मंसूर कहाँ मिले? आइयो साहब, वो यहाँ फेडरल बी एरिया के एक मकान में ही रहता है, करीबी। कमबख्त मंसूर, तूने हमारे जवान भाई की जान ले ली। तो इश्क में इतना अंधा हो गया था, तुझे नजर न आया कि जवान जवान हमारा भाई है। उस कमबख्त को मत छोड़िएगा पुलिस वाले साहब। मेरे भाई के कातिल को जरूर पकड़ लीजिएगा। उस कमबख्त को फांसी चढ़ा दीजिएगा। कमबख्त मारा मुआ हमारे घर में आगे आग लगा दी। सच सच बता, 9 मई की रात को तू नोमान के घर पे था ना? और उसके दूसरे दिन सुबह वो मुर्दा हालत में पाया गया है। तूने ही नोमान का गला घोट के उसको मारा है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नोमान तो मेरे छोटे भाइयों की तरह था सर, और आप मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं कैसे नोमान को कत्ल कर सकता हूँ, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? बेटा जी, इसलिए कि नोमान ने तेरी मंगेतर फरा से छुप के निकाह किया हुआ था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो निकाह तो मैंने खुद करवाया था। दरअसल फरा मेरे बचपन की मंगेतर थी, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। ये तो हमारे बड़ों ने फैसला कर दिया था। और सर, नुमान और फरा के निकाह में मैं शरीक हुआ था, बल्कि नुमान का दोस्त वसीम भी उस निकाह में शरीक था। ये दोनों मेरे छोटे भाइयों की तरह है सर। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी को कत्ल करने का। मैं अपने दोस्त को कैसे कत्ल कर सकता हूँ सर? बेटा जी, तूने अभी तक ये नहीं बताया कि कत्ल वाली रात 9 बजे से 12 बजे तक तू उसके घर में क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब, उसके घर की वायरिंग जल गई थी। मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, तो मैं इसलिए वहां पड़ता। 12 बजे तो मैं वापसी आ गया था, जब तक नुमान सही सलामत था सर। मेरे साथ हंस के खेल के बातें कर रहा था वो। मुझे उसकी का मतलब है तू नहीं बताएगा सच सच? शुरू हो जाओ। मैडम, बज़ाहिर तो इस तरह लग रहा था कि जैसे मंसूर ने नोमान का कत्ल रकाबत में किया है, मगर मैंने मंसूर से हर किस्म की तफ्तीश करके देख ली। दरअसल इस केस को इतने दिन हो चुके हैं कि कोई सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में हमें नोमान की बीवी फरा और उसके कजन वसीम से भी छानबीन करनी चाहिए। बल्कि आप रहने दें, पुलिस वालों की वर्दी देख के लोग घबरा जाते हैं और असल बात नहीं बताते। मैं अपने कुलीग शहरोज को भिजवाती हूँ, उनकी तरफ वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। मीनवाइल
इस पे काम करें, नोमान के फ़ोन का ज़रा रिकॉर्ड तो निकलवाएं, शायद उससे भी हमें कोई सबूत मिल जाए। जी मैडम, बहुत बेहतर। जी हाँ, मंसूर का बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं और मंसूर नोमान के निकाह में मौजूद थे और यहाँ कोई रकाबत की बात नहीं थी। तो फिर नोमान को ये खुफिया निकाह करने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं जी, नोमान भाई असल में अच्छे वक्त की तलाश में थे और वो एक अच्छा वक्त आने पर ही घर वालों को बताते। वो बहुत एम्बिशियस थे और वो दोनों खुशहाल ज़िंदगी भी गुजारना चाहते थे। दरअसल नोमान भाई तो कनाडा में ही सेटल होना चाहते थे। ये जो कुछ भी हुआ हम सबको बहुत अफसोस है, मगर हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। दरअसल बरसों पहले जब हम बहुत छोटे थे तो मेरे और मंसूर के पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। मंसूर में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने और मंसूर ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती। फरा, मुझे ये बताएं कि इस निकाह के बारे में आपने अपने घर वालों को बता दिया था या ये बात उनसे छुपा के रखी थी? नहीं बताया था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने घर वालों को ये बात बताने की। और वैसे भी नोमान ने मुझसे कहा था कि मुनासिब वक्त आने दो, फिर हम दोनों अपने अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देंगे। असल में नोमान को ऐसा लगता था कि उसके घर वाले उसकी शादी का मामला टालते रहते हैं। तुम लड़के हो, पहले तुम अपने घर वालों से बात करो, जब तुम्हारे घर में मामला सेटल हो जाएगा फिर मुझ में भी हिम्मत आ जाएगी अपने घर वालों से बात करने की। यार तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी तुम्हें बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे घर वालों को तो बम फूट जाएगा। उन्हें ये अगर पता चला कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया। मेरे घर वाले नहीं चाहते मैं तुमसे शादी करूं। ऐसा क्यों? क्या मसला है उन्हें तुम्हारी शादी से? शुजात भाई कहते हैं कि मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, फिर उसके बाद कोई बात करूं शादी की। मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है मैं मामूली से जॉब कर रहा हूँ और वक्त गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरी असल मंजिल कनाडा है। मैं तुम्हें कनाडा ले जाऊंगा। कनाडा इमिग्रेशन के लिए लाखों रुपए दिखाने पड़ते हैं, कहाँ से लाओगे इतना पैसा? तुम फिक्र मत करो, मैं प्लान करता हूँ कुछ। बस इतनी सी बात करके तुम वहां से आ गए हो। मैम, गनीमत है इतनी बात हो गई, वो तो बात भी नहीं करना चाह रही थी। तुम्हें बात निकलवानी नहीं आती, तुम्हें पता है कि कितनी बुरी तरह हम फंसे हुए, कोई क्लू नहीं है हमारे पास। इस तमाम सिचुएशन से तो सिर्फ इतनी ही बात मालूम होती है कि नोमान कनाडा इमिग्रेशन करना चाहता था, तो उसके लिए तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी। इतने पैसे वो अपनी नौकरी से तो नहीं निकाल सकता था। एनीवे, कोई क्लू नहीं है हमारे हाथ में। तुम भी कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं करके आए हो। फिर आयो साहब से बात कराओ, उनसे मालूम करो उन्होंने नोमान का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया है कि नहीं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। योर ऑनर, जब मकतूल नोमान के सेल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया गया तो उसमें एक नंबर नुमाया तौर पर नजर आया जिस पर फ्रीक्वेंट कॉल्स की गई थी। योर ऑनर, इस नंबर की जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि ये नंबर एक स्टेट एजेंट मसूद हुसैन का है। भला एक स्टेट एजेंट का नोमान से क्या ताल्लुक था, ये जानने के लिए जब मसूद हुसैन से राब्ता किया गया तो उसने बताया। आप बताएंगे आपका ताल्लुक क्या था नोमान से? दोस्त था वो आपका, क्लाइंट? बस बेचारा यंग एज में चला गया दुनिया से। क्लाइंट तो था वो मेरा, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त भी था। दरअसल नोमान कनाडा जाना चाहता था और इसी सिलसिले में वो मकान बेचने का सोच रहा था, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का काम है, इसीलिए मेरी उससे फ़ोन पे अक्सर बातचीत रहती थी। जहाँ तक हमारी मालूमात है, नोमान तो जॉइंट फैमिली में एक ख़ानदान के घर में रहता था, तो क्या वो मकान उसके नाम पर था? योर ऑनर, स्टेट एजेंट मसूद हुसैन की इंफॉर्मेशन ने मुझे चौंका दिया, और जैसा कि अक्सर
कत्ल की वारदातों के पीछे 3 किस्म के मुहर्रिकात होते हैं, जर, जन या जमीन। इस केस में भी कुछ ऐसा ही मामला था। मजीद तफ्तीश करने के बाद 2 लोग नुमाया तौर पर शक के दायरे में आ रहे थे। पुलिस ने इसी शक की बुनियाद पर दोनों को हिरासत में लिया और दोनों ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। सर, मैं दोनों मुल्ज़िमान को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, नौमान की मौत घर में ही वाक़या हुई थी और इन लोगों ने जिन भूत का ड्रामा रचाकर नौमान को खामोशी से दफना दिया। कब्र कुशाई की बात पर इन्होंने शदीद मुज़ाहमत की और फिर स्टेट एजेंट के बयान के बाद सवाल ये उठता था कि क्या नौमान अज खुद ये मकान फरोख्त कर सकता था और क्या इस मकान में बाकी शेयर होल्डर्स, ये मुल्ज़िमान, नौमान को ये मकान फरोख्त करने देते और उसको उसका शेयर दे देते। इन्हीं सवालों के जवाबात ढूंढने के लिए मैंने मकतूल के घर पर फोन किया। पता नहीं ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुन लीजिए। शुजात को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन रक्षिंदा आपा को एतराज था। देखें, मकान बिक जाता तो हम तो 1-2 कमरों का फ्लैट ले लेते और हमारे लिए काफ़ी था। हमारा एक ही बेटा है, लेकिन असल मसला तो रक्षिंदा आपा का था। योर ऑनर, दोनों मुल्ज़िमान ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। थैंक यू सर। मुल्ज़िम शुजात और मुल्ज़िमा रक्षिंदा, क्या तुम दोनों इस बात का इतराफ़ करते हो कि तुमने ही अपने छोटे भाई का कत्ल किया है? जी जज साहब, मैं और मेरा भाई हम नहीं चाहते थे कि जायदाद में से अपने छोटे भाई को हिस्सा दें और हम ये भी नहीं चाहते थे कि नौमान की शादी हो और उसकी फैमिली बढ़े और कोई नया हिस्सेदार पैदा हो जायदाद में। और नौमान इस बात पर जिद कर रहा था कि घर बेचकर उसको हिस्सा दे दिया जाए ताकि वो बाहर चला जाए। और हमारे घर के बच्चे जज साहब रूह में बुलाने का खेल खेलते थे, जिसकी वजह से अपना घर पूरे मोहल्ले में बदरूहों वाला घर मशहूर हो गया था। बस इसी बात से हम दोनों बहन भाइयों ने फायदा उठाया और नौमान की जान ले ली। तुझे अपना हिस्सा चाहिए ना, ये ले। तेरे नसीब में 2 गज जमीन ही लिखी हुई है, ले अपना हिस्सा ले। जमीन चाहिए इसको, जायदाद में से हिस्सा चाहिए, अब ले। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया जज साहब। हम लोग जायदाद की लालच में अंधे हो गए थे, हमारी आंखों पे पट्टी बन गई थी। हम अपने भाई की रूह से बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। काश वो हमें माफ कर दे जज साहब, काश वो हमें माफ कर दे। बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। पेश किए गए शवाहिद और मुल्ज़िमान के एतराफ़े जुर्म के बाद ये अदालत मुल्ज़िम शुजात और मुल्ज़िमा रक्षिंदा को अपने छोटे भाई नौमान को कत्ल करने के जुर्म में ज़ेरे दिफा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।